लिया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, जैसे पत्थर हो गया हो। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला अब क्या कहने वाला है। वह टूटते हुए चीख पड़ी, नहीं, नहीं, प्लीज मत कहिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मत कहिए। लेकिन उसकी चीखें, उसकी गिड़गिड़ाहट कुछ भी उस गंदी सच्चाई को रोक नहीं सकी, जो अंधेरे में दबी हुई थी और अब सबके सामने बेरहमी से उजागर होने वाली थी। जिस पल वह सच सामने आया, उसी पल तय हो गया। इस दुनिया में लिया नाम का कोई वजूद अब जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि मिस लिया, लेडी नवेयर की हत्या में सीधे शामिल होने में सक्षम नहीं थी, लेकिन लेडी सलीना पर किए गए हर अब्यूज में वह शुरू से आखिर तक शामिल रही हैं। लिया का एक टीचर था, जिसने लेडी सलीना के खिलाफ किए गए हर जुल्म, हर क्रूरता उसे सिखाई। लेडी सलीना की मां की मौत से लेकर सलीना के 19 साल की होने तक पूरे 14 साल उन्होंने जानबूझकर सलीना को नुकसान पहुंचाया, उस पर अत्याचार किया, उसे कंट्रोल किया और मानसिक रूप से तोड़ा। और वही टीचर लेडी नवेयर की हत्या का असली गुनहगार है। जैसे जैसे ये काली, बदसूरत सच्चाई खुलती गई, पूरा माहौल दम घोंट देने वाली खामोशी में डूब गया। हर किसी की आंखें फैल गईं, चेहरों से रंग उड़ गया। टर्नर फैमिली मैंशन में ये सब सुनते ही पैट्रिक अचानक झुक गया और जोर जोर से खांसने लगा। जेसन घबरा गया और जल्दी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। यंग मास्टर, ब्लैक क्रो के राजधानी आने के बाद से पैट्रिक लंबे समय से बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि इतना मजबूत सेल्फ कंट्रोल रखने वाला इंसान भी अपने जज्बात रोक नहीं पाया। पैट्रिक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में असामान्य ठंडक उतर आई। तो यही वजह थी कि सलीना अचानक राजधानी छोड़कर चली गई थी। टर्नर फैमिली मैंशन में मौजूद बाकी लोग भी सब कुछ सुन चुके थे। उनकी आंखें लाल थीं। उन लोगों ने न सिर्फ लेडी नवेयर को मार डाला था, बल्कि टर्नर फैमिली की ब्लड लाइन को इस तरह कुचला, और उन्हें भनक तक नहीं लगी। आखिर वह कौन सा घिनौना, पागल इंसान था जो ये सब कर रहा था। विलर में लियोन पहले से सच जानता था, फिर भी यह सब सुनकर उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। डैफ्नी और मैडेक्स कितने अंधे रहे होंगे, एक अजनबी पर भरोसा करते हुए अपनी ही बेटी को मरते देखने वाले, और अपनी पोती को किसी और के हाथों बेरहमी से रौंदे जाने देने वाले। उसके पीछे खड़े मेड और डॉक्टर भी सन्न रह गए। इस दुनिया में इतनी बेहुदा, इतनी डरावनी चीज कैसे हो सकती है? और कैसा दरिंदा इंसान ऐसा कर सकता है? कुछ पल की चुप्पी के बाद लियोन की ठंडी आवाज गूंजी। हैटी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हैटी पहले ही बीमार थी। अगर उसे ये सब पता चल गया, तो वह चाकू उठाकर सीधे रिडल फैमिली के पास बदला लेने दौड़ पड़ेगी। क्रीफिया, डोमिनिक भी अपने फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। हालांकि वह पहले से जानता था कि लिया कितनी जहरीली है, लेकिन ये सब सुनकर भी उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। इतनी छोटी उम्र में इतनी क्रूरता, आखिर कैसी शैतानी सोच थी यह? मिसेस वॉल्सन ने भी यह हिस्सा देख लिया था। वह खुद भले ही कोई संत न हो, लेकिन लिया की करतूतें सुनकर उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। उसे साफ एहसास हो गया, लिया से अब कोई भी रिश्ता रखना मतलब तबाही को न्योता देना। ये औरत इंसानी शक्ल में शैतान थी। अगर लिया न होती, तो उनका 4 लोगों का परिवार आज कामयाब होता, इस बदहाली में नहीं डूबा होता। उसने पहले ही उसकी बेटी को बर्बाद कर दिया था, अब वह लिया को अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी। डिवोर्स, अभी डिवोर्स। मिसेस वॉल्सन पूरा कांप रही थी। इस औरत को निकाल बाहर करो। नहीं, इसे घर तक मत आने देना। इसके अजन्मे बच्चे के साथ इसे दूर भेज दो। इतनी जहरीली औरत से भला क्या अच्छा निकल सकता है? इसे निकालो, अभी के अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया पूरी तरह टूट चुकी थी।
उसका सबसे गहरा राज सबके सामने नंगा हो चुका था। वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांके हुए थी, रोती चिल्लाती हुई, किसी की आंखों से नजर मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी, अब क्रीफिया में तो क्या, पूरे हेच कंट्री में लिया के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सब खत्म हो चुका था। इतनी साफ सच्चाई उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। इसके बाद पुलिस की हरकतों ने उसकी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर कर दी। ऑफिसर हाथ में हथकड़ी लिए एक एक कदम बढ़ाता हुआ लिया के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, मिस लिया, इन सभी अपराधों के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। कानून के अनुसार अब हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, इसलिए हम जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। प्लीज खुद सरेंडर कर दीजिए। मुझे यकीन है, आप अपने ही बच्चे की जान नहीं लेना चाहेंगी। लिया ने डर से फैली आंखों से पास आती पुलिस को देखा, जैसे मौत खुद उसकी तरफ कदम बढ़ा रही हो। अचानक उसने सिर घुमाया। उसकी नज़र छुरी की तरह सलीना की तरफ चली गई। सलीना ने उसे ठंडेपन से देखा। नज़र मिलते ही बस एक ठंडी सी मुस्कान दी और घमंड से मुंह फेर लिया। अगर बात सिर्फ उसे मौत तक पहुंचाने की न होती, अपनी माँ और पिछले 10 सालों की जिंदगी का बदला लेने की न होती, तो सलीना उसे देखने की भी जहमत न उठाती। लिया अब सलीना की नज़रों में आने लायक भी नहीं बची थी। सलीना का असली दुश्मन अब वह इंसान था जिसने उसकी माँ को मारा था। लिया तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। लिया यह अच्छी तरह जानती थी, एक बार जेल के अंदर गई तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अचानक वह पागलों की तरह चीखी। उसके चेहरे पर हैवानियत थी। उसने अपने शरीर से एक चाकू निकाला और सलीना की तरफ झपट पड़ी। कुतिया, मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिया ने ठंडी हंसी हंसी हाथ बढ़ाया और लिया के चाकू पकड़े हाथ को जकड़ लिया और बेरहमी से उसकी कलाई तोड़ दी। अगर असैसिनेशन वर्ल्ड के नियम यह न कहते कि प्रेग्नेंट औरतों पर हमला नहीं किया जाता, तो लिया उसी पल इस घिनौनी औरत का अंत कर चुकी होती। हड्डियां टूटने की आवाज के साथ लिया की चीख गूंज उठी। लिया ने उसे घसीटकर बगल में खड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। 2 पुलिस ऑफिसर्स ने लिया को जकड़ लिया। वह दर्द और नफरत से चिल्लाती रही। सलीना ने मानो लिया की चीखें सुनी ही नहीं। उसकी ठंडी नज़र क्लार्क पर टिक गई। क्लार्क, आज तुम यहाँ मेरे लिए दुश्मन को खत्म करने आए हो। क्लार्क ने एक कदम आगे बढ़ाया और सलीना को देखते हुए बोला, लेडी सलीना, मुझे मानना पड़ेगा, आप सच में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट हैं। इतनी बेरहमी से किसी का दिल तोड़ना, उसे पूरी तरह तबाह करना, ऐसी काबिलियत उसने आज तक किसी में नहीं देखी थी। अगर शुरुआत में सलीना ने उससे वे बातें न कही होती, तो शायद क्लार्क लिया को बचाने के लिए कदम उठा लेता। लेकिन अब लिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और उसके पीछे छिपी औरत अब और ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी। एक बार सच दुनिया के सामने आ गया तो उस औरत की बदनामी और उसका अंजाम लिया से भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। सिर्फ कुछ शब्दों में सलीना ने लिया की सबसे बड़ी ढाल छीन ली थी। तो क्लार्क, सलीना मुस्कुराए, अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहो तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? क्लार्क ने उस सलीना को देखा जो बीच में खड़ी थी, चारों तरफ बॉडीगार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स से घिरी हुई, और हल्की सी सांस छोड़ी। अफसोस की बात है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। लेडी सलीना, आपको मेरे मास्टर का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। उसी पल, जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, कांच को चीरती हुई एक गोली बिजली की रफ्तार से सलीना की तरफ उड़ाई। सलीना की आंखें शून्य ठंडी हो गईं। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसका पतला सा शरीर पीछे की ओर झुक गया और वह जानलेवा गोली बस उसके गाल को छूती हुई निकल गई। उसी समय
शांत प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू में चारों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। सलीना के बॉडीगार्ड्स और मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत लोगों को कवर में ले लिया। मंच पर खड़े ऑफिसर ने अपनी गन निकालते हुए जोर से चिल्लाया, नीचे झुको। ज्यादातर लोग अभी लेडी नवेल की मौत की सच्चाई से उबर ही नहीं पाए थे कि किसी ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है, तो अनगिनत लोग सिर ढक कर डर से चीखने लगे। पूरा सीन पल भर में केओस बन गया। उसी वक्त जब सलीना गोली से बची, क्लार्क ने अपनी जेब से गन निकाली और सलीना पर निशाना साधा। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक लकी कैट का डॉल आकर उसकी कलाई पर जोर से लगा। हल्का सा कपड़े का खिलौना उस पर पत्थर जितना भारी लग रहा था। पॉप! गन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। क्लार्क का चेहरा बदल गया। वह गन उठाने भी नहीं पाया था कि लेया गुस्से से भरी आंखों के साथ उस पर टूट पड़ी। उधर सामने वाली इमारत की छत पर छुपा स्नाइपर, जिसने सलीना पर गोली चलाई थी, सलीना को बचते देख उसके ठंडे चेहरे पर शौक उभर आया। उसने खतरनाक तरीके से आंखें ऐसे कुनी, एंगल सेट किया और दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि उसके पीछे की भारी लोहे की दूर अचानक जोर से टूटकर खुल गई। बिना एक पल सोचे उसने गन का काला मुंह अंदर घुस आए शख्स पर तान दिया। आने वाला एक यंग मैन था, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसकी गोरी, ठंडी और खूबसूरत शक्ल को घूरते हुए स्नाइपर ने पूछा, तुम ची फैमिली से हो? अगले ही पल फ्रेजर ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और अपनी लंबी सीधी टांग आगे बढ़ाई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्नाइपर राइफल उड़ चुकी थी। वह आदमी 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, लेकिन उसके झुर्रीदार चेहरे पर भेड़िए जैसी खूंखार मुस्कान फैल गई। उसने कोट उतारी, मुट्ठी भींची और हमला कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलीना की तरफ चली गोली जैसे कत्लेआम का स्विच बन गई। कान फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ बेहिसाब नफरत हवा में तैरने लगी। एक पल में पूरा होटल डरावनी चीखों और रोने की आवाज़ों से भर गया। लेया ने क्लार्क को काबू में रखा। सलीना के बॉडीगार्ड्स आम लोगों को बचाते हुए तेजी से असैसिन्स को साफ कर रहे थे। ऑस्वाल्डो और उसकी टीम, जो सलीना के सबसे करीब थी, उसकी सबसे मजबूत ढाल थे। यहाँ तक कि अगर सिर्फ असैसिनेशन नहीं बल्कि पूरी पुलिस फोर्स भी आ जाती, तब भी कोई उस प्रोटेक्शन सर्कल को पार करके सलीना तक नहीं पहुंच सकता था। सलीना मंच पर खड़ी थी। इतने खतरनाक हालात में भी उसकी आंखें शांत थीं, इतनी शांत कि लगभग बर्फीली लग रही थीं। वह पूरे हालात को कंट्रोल कर रही थी, हर मूवमेंट पर नज़र रखते हुए। पीछे दाएं 45 डिग्री। सलीना के बोलते ही उसके बॉडीगार्ड ने बिना हिचकिचाए निशाना साधा और उस असैसिन को गोली मार दी, जो एक बेगुनाह पर चाकू से हमला करने वाला था। इतनी तेजी और सटीकता से सीन साफ हुआ कि कुछ ही देर में शोर से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शांत होने लगी। चीखें भी धीरे धीरे थम गईं। 10 मिनट बाद ज्यादातर असैसिन्स काबू में आ चुके थे। अव्यवस्था खत्म होने लगी। जो आम लोग पहली बार ऐसे हालात से गुजरे थे, वे जमीन पर बैठे थे, हौंफते हुए, रोते हुए, हंसते हुए। सबके चेहरों पर डिजास्टर के बाद बच जाने का भाव था। और तभी जब लगा कि सब शांत हो गया, अचानक पुलिस और बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में खड़ी भीड़ में से कई लोग एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने कपड़ों से गन्स निकाली। अनगिनत काली नालें एक साथ मंच पर खड़ी सलीना की तरफ तान दी गईं और ट्रिगर दबा दिया गया। फिर से चीखें गूंज उठीं। सलीना के पास खड़ा बॉडीगार्ड लगभग उसी पल उसके सामने आ गया। अपने शरीर से खतरे को रोकने के इरादे से सलीना ने ठंडी स्नॉट की। जब गोलियों की बारिश उस पर गिरने ही वाली थी,
अचानक उन्हीं लोगों के पीछे से एक और ग्रुप निकला और उन्होंने पहले ही हमलावरों को गिरा दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यहाँ तक कि शामिल लोग भी समझ नहीं पाए। क्लार्क ने ये सीन देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने सलीना को घूर कर देखा। सलीना मुस्कुराए, इतने हालात में भी उसकी मुस्कान ग्रेसफुल और खूबसूरत थी। मेरे साथ मैंटिस कैचिंग सिकाडस का खेल खेलने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, वह बोली, और तुम्हारा मास्टर उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लार्क को उसका आत्मविश्वास चुभ गया। वह थोड़ा गुस्से से बोला, क्या सच में? उसके चेहरे पर अजीब, क्रूर मुस्कान उभरी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ की चीज ऊपर उठाई। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो? सलीना की नज़र उसके हाथ पर पड़ी और उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। कैपिटल। पैट्रिक ने ये सीन देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, सलीना के साथ कितने लोग हैं? हमारे लोगों के अलावा मिस्टर शार्प और ट्राइब्यूनल ने भी लोग भेजे हैं। जेसन की नज़र क्लार्क के हाथ की चीज पर पड़ी और उसका दिल ठंडा हो गया। मिस सुरक्षित रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, सलीना सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसके आसपास के लोग शायद नहीं। पैट्रिक ने क्लार्क को घूरते हुए मुठ्ठियां भींच ली और ठंडे स्वर में बोला, एंडरसन फैमिली के आदमी सब पागल हैं। ऑस्वाल्डो ऐसा ही था, कैसियस भी वैसा ही था। क्लार्क के हाथ में वह चीज आते ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक खामोश हो गई। अनगिनत निगाहें उसके हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल पर टिक गईं, और जब लोगों को उसके शब्दों का मतलब समझ आया, उनके चेहरे राख जैसे सफ़ेद पड़ गए। सलीना ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। सलीना ने ठंडी निगाहों से क्लार्क को घूरते हुए कहा, उसकी आवाज़ हड्डियों तक जमा देने वाली थी, तुम चाहते क्या हो? शतरंज के खेल में यह बात सब जानते हैं। जो पहले ये सवाल करता है, वही समझौते की ओर बढ़ता है। क्लार्क हल्के से मुस्कुराया, लेडी सलीना, भले ही मेरा मास्टर कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसे बेगुनाहों को मारने का शौक नहीं। उसका निशाना हमेशा से सिर्फ आप ही रही हैं। अगर आप अपनी जान खुद लेने को तैयार हो जाएं, तो यह चीज़ पूरी तरह बेकार हो जाएगी। अब सवाल यह है, इतने सारे बेगुनाहों की जान देकर अपनी जिंदगी बचाना, या अपनी मौत देकर उन्हें एक शांत जिंदगी देना? चुनाव आपके हाथ में है। क्लार्क की शांत आवाज़ के साथ ही जो जगह पहले से खामोश थी, वह और भी ज्यादा सन्नाटे में डूब गई। हर किसी की नज़र क्लार्क के हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल पर टिकी थी। यहाँ तक कि सबसे भोले इंसान भी उसका मतलब समझ सकते थे। एक बार क्लार्क ने वह बटन दबा दिया, तो यहाँ मौजूद हर इंसान उड़कर मर सकता था। ये सोचते ही कुछ डरपोक लड़कियों के शरीर कांपने लगे और वे अनजाने में सलीना की ओर देखने लगीं। सलीना ने ठंडी नज़रों से क्लार्क को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ की परत में ढका हुआ था, बिल्कुल भावहीन। उसकी शांत और सुंदर शक्ल को देखकर कुछ जवान लड़कियां अपने आंसू रोक नहीं पाईं। लेडी सलीना, मुझे बचा लीजिए, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे घर जाना है। मेरा बॉयफ्रेंड बाहर गया हुआ है, उसने कहा है कि लौटकर मुझसे शादी करेगा। भावनाएं आग की तरह फैलती हैं। एक ने रोना शुरू किया और फिर हर तरफ से बेबसी और डर से भरी आवाज़ें गूंजने लगीं। सलीना ने वे आवाज़ें सुनी, हल्का सा सिर घुमाया और अपने सुर्ख होंठों को दांतों से दबा लिया। क्लार्क मुस्कुराया, लेडी सलीना, आखिरकार आप मेरे यंग मास्टर की पसंद हैं, मैं बहुत जेंटल रहूँगा। बस एक पल की बात होगी, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। सलीना की पहले से ठंडी आंखें एकदम से जम गईं। उसे शायद कभी उम्मीद नहीं थी कि कैसियस ऐसा कदम उठाएगा। लेयर का चेहरा भी बदल गया।
उसकी आंखों में कत्ल की चमक थी। वह गुस्से से चिल्लाए, अगर लेडी सेलिना का एक भी बाल कम हुआ तो जब मेरा मास्टर वापस आएगा वह कैसियस को चीर कर रख देगा। क्लार्क ने बस मुस्कुरा दिया। उसे उन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा जो उसे जिंदा नोच डालना चाहती थी। उसने रिमोट कंट्रोल पर चल रहे काउंटडाउन को देखा। लेडी सेलिना, आपके पास सोचने के लिए 10 मिनट हैं। 10 मिनट बाद, अगर आप चाहें भी, तो मैं नतीजा नहीं बदल पाऊंगा। जैसे ही लोगों ने सुना कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मौके पर मौजूद आम लोगों के चेहरे और ज्यादा डर और मायूसी से भर गए। लड़कियों की सिसकियां और ऊंची हो गईं। कुछ लोग क्लार्क को घूरने लगे, तो कुछ की नजरें सेलिना पर टिक गईं। सेलिना का गोरा चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपनी शांत, सुंदर आंखें उठाईं और क्लार्क को देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चाकू की तरह तेज थी। मुझे बताओ, मेरे टर्नर फैमिली को खत्म करने के लिए कैसियस के साथ साजिश किसने की थी? क्लार्क एक पल के लिए चौंक गया। इतने नाजुक मौके पर भी सेलिना की पहली चिंता अपनी जान नहीं थी, बल्कि वह दुश्मन था जिसने टर्नर फैमिली का कत्लेआम किया था। लेकिन टर्नर फैमिली पर टूटी इस तबाही के सामने एक टर्नर मिस का ऐसा सवाल पूछना कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर टर्नर फैमिली का खून ही ऐसा था। हर बेटा बेटी, कुदरत का चुना हुआ बच्चा। अगर वह गलत तरफ खड़ा न होता तो क्लार्क शायद इस टर्नर मिस की हिम्मत और अक्ल पर ताली बजा देता। पूरे कैपिटल में बस यही एक लड़की थी जो एंडरसन फैमिली के यंग मास्टर के लायक थी। क्लार्क भले ही अच्छा इंसान न हो, लेकिन वह लिया जैसा सही गलत से अंधा भी नहीं था। वह सेलिना को मार सकता था, पर उसका अपमान कभी नहीं करता। इसलिए सेलिना का सवाल सुनकर क्लार्क मुस्कुराया। सॉरी मिस टर्नर, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जगह पर रहते हुए मैं आपको यह जवाब नहीं दे सकता। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो मैं आपकी कब्र पर आकर आपको पूरी सच्चाई बता दूंगा। सेलिना गुस्से में हंस पड़ी। उसकी मुस्कान और भी ठंडी और खूबसूरत हो गई। कम से कम कैसियस मेरे बॉयफ्रेंड जैसा सरनेम तो रखता है, वह बोली। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कायर निकलेगा। क्लार्क उसकी उकसाहट से जरा भी नहीं हिला। उसने सिर घुमाकर वहां मौजूद भीड़ की ओर देखा। अब भी 6 मिनट बचे हैं। मिस टर्नर की सुरक्षा खुले और छुपे दोनों तरह से बहुत लोग कर रहे हैं। अगर वह जिंदा रहने का फैसला करती हैं, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। और तब यहाँ मौजूद आप सब मरेंगे। ऐसे हालात में क्या आप अपने और अपने अपनों के लिए मिस टर्नर से गुहार नहीं लगाएंगे? क्लार्क की बात खत्म होते ही लेआ गुस्से से कांप उठी। वह लगभग उस पर टूटी पड़ने वाली थी, और इन शब्दों ने सच में सबका ध्यान सेलिना की तरफ मोड़ दिया। लोग उस जवान, खूबसूरत और ऊंचे पद पर बैठी औरत को देखने लगे। उनकी आंखों में अनजाने में ही विनती भर आई। हर कोई जानता था कि सेलिना पर खुद को कुर्बान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मौत सिर पर खड़ी हो तो बहुत कम लोग होश और तर्क बनाए रख पाते हैं। सिर्फ डरपोक लड़कियां ही नहीं, कई बड़े लोग भी वहीं फूट फूट कर रो पड़े। यहाँ तक कि मौके पर मौजूद पुलिस भी सेलिना की ओर देख रही थी। उन्हें सूचना मिली थी कि आज इस होटल में हत्या हो सकती है, और लगभग पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ भेज दिया गया था। लेकिन इस हालात के सामने वे भी बेबस थे। सेलिना ने क्लार्क को घूर कर देखा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह क्या सोच रही थी, कोई नहीं जानता था। एक एक सेकंड बीतता गया। इतना बड़ा होटल डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे ही 10 मिनट पूरे होने वाले थे, किसी से अब और सहा नहीं गया। एक आदमी रोते हुए खड़ा हुआ। लेडी सेलिना, प्लीज, हमें मत रोको।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी आवाज तेजी से गूंजी। सबने मुड़कर देखा। वहां मैथ्यू खड़ा था। मैथ्यू का चेहरा भी काफी पीला था। उसने सलीना की तरफ देखा और मजबूत आवाज में बोला, मिस्टर टर्नर, लेडी नवेयर और पूरी टर्नर फैमिली ने हमारे हेज कंट्री के लिए कितना कुछ किया है। क्या हम ये भूल सकते हैं? लेडी सलीना उनकी आखिरी ब्लड लाइन है। इन सालों में क्रीफिया के लोगों ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, उसे कितना दर्द दिया है। फिर क्यों वह हमारे लिए अपनी जान दे? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और हम उसकी जिम्मेदारी नहीं हैं। हमारी जिंदगियां हमारी हैं, लेकिन लेडी सलीना की जिंदगी भी एक जिंदगी है। अगर आज सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हम टर्नर फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन को मिट जाने दें, सॉरी, मैं यह नहीं कर सकता। मैथ्यू की बात सुनते ही जो जवान लड़की सलीना से गुहार लगाने ही वाली थी, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह वहीं जमी रह गई, चेहरा सफेद पड़ गया। स्टेज पर खड़ी उस आंसुओं से भीगी लड़की को देखते हुए उसने कई बार मुंह खोला, लेकिन आखिरकार एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। लाखों सालों में इंसान ने तहजीब, नैतिकता और कानून बनाए, अपने लालच और कमजोरियों को काबू में रखने के लिए, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। आज इस भीड़ का ज्यादातर हिस्सा अपने भीतर की बुराई को पीछे छोड़ चुका था और आज़ादी और इंसानियत की तरफ बढ़ चुका था। और फिर आज यहाँ आए ज्यादातर लोग सलीना और ब्रेकिंग ग्राउंड के फैंस थे। टर्नर फैमिली की तबाही, लेडी नवेयर की दर्दनाक मौत और यह सच्चाई कि सलीना सालों तक जुल्म झेलती रही, इन सब के बाद कोई भी अपने ज़मीर के साथ यह नहीं कह सकता था कि सलीना उनकी खातिर मर जाए। क्लार्क ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आवाज़ अब भी शांत थी। आप सबके लिए मिस टर्नर को सौदे की चीज़ बनाकर अपनी जिंदगी बचाना एक आसान चुनाव है। आखिर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो टर्नर फैमिली की बेटी होकर मिस टर्नर इतने लोगों को मरता हुआ नहीं देख पाएगी। ये बात जो मैथ्यू ने अभी अभी दबा दी थी, एक बार फिर उन दबी हुई गुहारों को हिला गई। तभी अचानक एस्ट्रेला खड़ी हुई और गुस्से से क्लार्क को घूरते हुए बोली, अगर आज हमने सच में ऐसा किया तो लेडी सलीना का परिवार और फियोंसे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेडी सलीना की सुरक्षा में इतने लोग हैं, अगर हमने उसे कुर्बान करने का सोचा भी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे बचाने वाले हमें पहले चुप करा देंगे। सर, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत कीजिए। हम स्वार्थी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, मौत से डरते हो सकते हैं, लेकिन हम किसी और को कुर्बान करने जैसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेंगे। एस्ट्रेला की बातों ने उन लोगों के चेहरे जमा दिए जो अभी सलीना से गुहार लगाने वाले थे। ये लाइव ब्रॉडकास्ट था। अगर उन्होंने सलीना को मजबूर किया तो उसका परिवार और फियोंसे कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। और फिर सलीना के आसपास खड़े ये बॉडीगार्ड्स, यही लोग तो अभी अभी उनकी जान बचा रहे थे। अपने रक्षकों को मरने भेजना और उनके साथ खुद भी मरना। कई लोग वही अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो पड़े, आई एम सॉरी लेडी सलीना, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं बुरा इंसान भी नहीं बनना चाहता। ये देखकर क्लार्क की भौहें सिकुड़ गईं। उसने बंदूक घुमाकर मैथ्यू और एस्ट्रेला पर निशाना साध लिया। ट्रिगर दबाने से एक सेकंड पहले सलीना की ठंडी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, फैसला मेरे हाथ में है, तो क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए? क्लार्क रुक गया। उसने बंदूक सलीना की तरफ मोड़ी और मुस्कुराया, मिस टर्नर, क्या आप मुझे सबसे संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार हैं? सलीना ने भौं उठाए और घेरे से बाहर एक कदम रखा। मुझे बस ये जानना है, तुम इतने भरोसे से कैसे कह रहे हो
कि तुम मुझे धमका सकते हो? क्लार्क का चेहरा अचानक गहरा पड़ गया। उसने रिमोट कंट्रोल और कसकर पकड़ लिया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मिस टर्नर, अगर आप इतने बेगुनाहों की जान अपनी खातिर कुर्बान करती हैं, तो टर्नर फैमिली की इज्जत आपके ही हाथों खत्म हो जाएगी। सलीना एक और कदम आगे बढ़ी। उसकी ठंडी नज़र क्लार्क पर टिकी थी। मेरे सिवा, उसने कहा, कोई नहीं मरेगा, सिवाय तुम्हारे और लिया के। ये सुनते ही हर किसी की नज़र सलीना पर टिक गई। जो लोग डर से रो रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। क्लार्क ने झुंझलाकर रिमोट कंट्रोल का लाल बटन जोर से दबा दिया। अब उसकी आवाज़ पूरी तरह ठंडी थी। मिस टर्नर, क्या तुम्हें लगता है मैं डर गया हूँ? या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हो? सलीना मुस्कुराए और शांति से उसकी तरफ बढ़ी। ट्राई करके देख लो, क्लार्क ने ठहाका लगाया और सहमी हुई भीड़ के सामने रिमोट कंट्रोल दबा दिया। कई लोगों का दिल बैठ गया। उन्होंने सिर ढककर चीख मारी। लेकिन बटन दबा और चारों तरफ सन्नाटा ही रहा। कुछ भी नहीं हुआ। क्लार्क का चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब हो गई। वह सलीना को घूरता रह गया। सलीना की मुस्कान ठंडी और घमंडी थी। मैंने कहा था ना, मेरे साथ प्रेइंग मैंटिस कैचिंग सिकाडस खेलोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तक चुप रहे लूक ने आखिरकार बोल दिया। क्लार्क, क्या तुम्हें पता भी है क्रीफिया किसका इलाका है? तुम सोचते हो कि हमारे इलाके में मिस्टर एंडरसन की प्यारी लड़की को नुकसान पहुंचा दोगे? या तो कैसियस दिमागी तौर पर कमजोर है, या फिर मिस्टर एंडरसन इतने कमजोर हो गए हैं कि चाकू तक नहीं उठा सकते। क्रीफिया ऑस्वाल्डो का इलाका था। सलीना और ल्यूक खुद यहाँ मौजूद थे, तो वे कैसे इतनी बड़ी तबाही होने देते? क्लार्क ने जो एक्सप्लोसिव्स होटल में छुपाए थे, उन्हें कब का हटाया जा चुका था। शुरुआत में यह बात सिर्फ इसलिए छुपाई गई थी ताकि टर्नर फैमिली को मिटाने वाले असली गुनहगार को बाहर निकाला जा सके। बस सलीना ने नहीं सोचा था कि क्लार्क इतना चुप्पा निकलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक यह आदमी पकड़ा गया है, सच देर सबेर सामने आ ही जाएगा। सलीना ने क्लार्क को ठंडी नज़र से देखा। क्लार्क उसकी सोच समझ गया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने रिमोट कंट्रोल नीचे गिरा दिया और क्रीफिया पुलिस को आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार करने दिया। सलीना को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मिस टर्नर, वह मुस्कुराया, क्या आपको लगता है आपने जीत हासिल कर ली? सलीना पल भर रुकी। ओह, क्लार्क मुस्कुराया, बेहतर होगा आप अपनी बहन को कॉल करें। हालांकि शायद अब देर हो चुकी हो। सलीना का दिल बैठ गया। उसके गोरे गाल जकड़ गए। लियोन को कॉल करो। लेआ उसकी आवाज़ से घबरा गई। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और लियोन को कॉल किया। दूसरी तरफ से लियोन ने कुछ कहा और लेआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेडी सलीना, मिस्टर रिडल कह रहे हैं कि आप तुरंत कैपिटल लौट आएं। सलीना की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। क्लार्क मुस्कुराया, भले ही वह बिच बहुत अननोइंग है, लेकिन कभी कभी मानना पड़ता है। वह सच में बहुत क्लेवर है। आखिरकार तुम्हारी माँ भी उसके हाथों हार गई थी। सलीना ने लिया को तबाह कर दिया, जिसे उस औरत ने खुद तैयार किया था, और अब क्लार्क ने हैटी को तबाह कर दिया, जिसे सलीना सबसे ज्यादा अहम मानती थी। ये बदला वाकई बेहद घटिया था। सलीना समझ गई, ये सीधी चुनौती थी, मेरी माँ हारी नहीं थी। सलीना ठंडे स्वर में हंसी। उसने मेरे पिता को पूरा जीत लिया। उनका इंसान और उनका दिल, दोनों, मेरी माँ के सामने। वह औरत पूरी की पूरी हारी हुई थी, और बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, उसकी खाल उतारूंगी, नसें खींचूंगी और उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगी।
ये कहते ही सलीना अचानक मुड़ी और होटल के बाहर की तरफ चल दी। लेया ने कॉल खत्म की और तुरंत सलीना के पीछे दौड़ पड़ी। होटल से बाहर निकलते हुए सलीना ने आखिरी ठंडा हुक्म छोड़ा, आज रात उसे नरक भेज दो। सब जानते थे कि यहाँ वह किसकी बात हो रही है। लिया, सलीना के ये शब्द कहते ही वह सीधे कार में बैठ गई। काली स्पोर्ट्स का तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ गई। होटल के अंदर लूक सलीना को इतनी हड़बड़ी में जाते देख गंभीर हो गया। सलीना का ऐसा असामान्य रिएक्शन सिर्फ एक ही वजह से हो सकता था, कैपिटल में कुछ गड़बड़ हो गई थी और सलीना जिन लोगों की सच में परवाह करती थी उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी। पैट्रिक के साथ कुछ होने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। तो फिर बची सिर्फ एक ही, मिस हैटी, जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। लूक ने अपनी कनपटी दबाए। क्या वे अब भी इसे रोक नहीं पाए? मैथ्यू ने देखा कि क्लार्क और सारे असैसिन्स गिरफ्तार हो चुके हैं। वह लूक की तरफ मुड़ा। मिस्टर जॉर्डन, लेडी सलीना वो। लूक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले यहाँ से निकलते हैं। ये कहते ही लूक और ओलिम्पस ग्रुप के लोग वापस कंपनी की ओर रवाना हो गए। इधर पुलिस ने बाकी बचे लोगों को तेजी से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में पूरा होटल खाली हो गया, लेकिन इंटरनेट पर खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कैपिटल, पैट्रिक ने सलीना को सुरक्षित जाते देखकर आखिरकार राहत की सांस ली। जेसन जानता था कि पैट्रिक खुद सलीना को लेने जाएगा, इसलिए वह साथ नहीं गया। आखिर टर्नर फैमिली की यंग मिस जितनी खतरनाक थी, उतनी ही बेइंतहा साहसी भी। ऐसा नहीं था कि वह परिवार से कुछ छुपाती थी, बस उसका अंदाज हमेशा लोगों की उम्मीदों से अलग होता था। पिछली जॉइंट कॉम्पिटिशन में भले ही वो हादसा था, लेकिन इतना डरावना था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इससे भी बड़ा बन जाएगा। सलीना कैपिटल से अचानक चली गई और पैट्रिक को कुछ भी नहीं बताया। क्रीफिया पहुंचने के बाद ही किसी ने उसके बड़े भाई को खबर दी। सबको लगा वह क्रीफिया में उस इवेंट के लिए लौटी है, लेकिन चुपचाप उसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सबसे अहम बात ये थी कि एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर, जो उसके साथ कैपिटल लौटा था, वह यहाँ मौजूद ही नहीं था। उसने उस छोटी सी लड़की को इतने खतरनाक माहौल में अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि पैट्रिक जैसा शांत इंसान भी अब अपना आपा खो बैठा था। जेसन लगभग महसूस कर सकता था टर्नर फैमिली के यंग मास्टर का दबा हुआ गुस्सा। इस बार मिस टर्नर की वापसी पर डांट पड़ना तय था। जेसन को याद आया कैपिटल लौटने के बाद सलीना ने क्या क्या किया था, और उसने माथे से पसीना पोंछा। जब क्रीफिया यूनिवर्सिटी में मिस टर्नर ने खुलेआम कैपिटल यूनिवर्सिटी को चुनौती दी थी, तो उसे लगा था इससे ज्यादा शॉकिंग क्या होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सलीना इससे भी आगे निकल जाएगी। थोड़ा डरावना जरूर था, लेकिन मानना पड़ेगा, अगर टर्नर फैमिली में ऐसी यंग लेडी हो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस लेकर कैपिटल की टॉप फैमिली की शान लौटाना शायद ज्यादा वक्त नहीं लेगा। छोटी सी विला में लियोन ने सिगरेट फेंकी और कमरे के अंदर आया। बिस्तर पर कांपती हुई हैटी को देखकर उसने नरमी से कहा, सलीना ठीक है, वह वापस आ रही है, तुम जल्द ही उसे देख पाओगी। हैटी की कंपकंपी पल भर को थमी, फिर पहले जैसी हो गई। लियोन की आंखों में हल्की सी ममता झलकी। उसने बहन के ऊपर ओढ़ी चादर ठीक की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में खड़े होकर उसने हैटी के फोन पर ध्यान लगाया। ये विला ऑस्वाल्डो ने सलीना के लिए खरीदी थी। चाहे उन लोगों के हाथ कितने भी लंबे क्यों न हों, वे ऑस्वाल्डो के करीबी
खासकर सलीना के करीबी, जिसकी वफादारी एंडरसन फैमिली को 100% पक्की थी, वहां किसी को नहीं भेज सकते थे। इसलिए अगर हैटी के साथ कुछ हुआ था, तो आसपास के लोगों की गलती नहीं थी। सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, ये फोन। लियोन ने कुछ देर हैटी के फोन को देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। उसने पास खड़ी मेड से पूछा, आज पूरे दिन हैटी की देखभाल तुमने की? मेड ने सिर हिलाया। हाँ, मैडम सलीना और यंग मास्टर क्रीफिया गए थे। बटलर भी उनके साथ था। हम ही मिस हैटी का ध्यान रख रहे थे। मिस हैटी इन दिनों बहुत ओबीडियंट थी। क्लासेस के अलावा उसने किसी से मुलाकात नहीं की। आज सुबह वह पूरे समय टीवी के सामने बैठी रही। डैफ्नी आने तक उसने किसी का कॉल नहीं उठाया। वह जाने को तैयार नहीं थी, तो मैंने मिस हैटी को बता दिया। उस वक्त उसकी हालत नॉर्मल लग रही थी, लेकिन मैंने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल कर लिया। फिर मैं डैफ्नी को बाहर छोड़ने गई, और जब डॉक्टर दरवाजे तक पहुंचा, मिस हैटी को एक्सीडेंट हो गया। उस समय उसके पास सिर्फ यही फोन था और कुछ नहीं, मेड ने साफ साफ बताया। लियोन की नज़र फिर से फोन पर टिक गई। हैटी ने ऐसा क्या देख लिया था कि उसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई? लियोन ने फोन अपनी जेब में रखा और जाने लगा। तभी मेड ने उसे रोक लिया। लियोन ने उसकी तरफ देखा। डरी हुई होने के बावजूद वह बोली, मिस रिडल, प्लीज मिस हैटी का फोन यहीं छोड़ दीजिए। मैडम सलीना शायद आपको फोन ले जाने की इजाजत नहीं देंगी। हैटी को पागल कर देने वाला सच इसी फोन में था। अगर वजह मिल जाती, तो शायद उसकी मानसिक बीमारी का इलाज भी संभव होता। और लियोन आखिर रिडल फैमिली का हेड था। भले ही हैटी उसकी बहन थी, लेकिन ये भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वह दो बुजुर्गों को बचाने के लिए कुछ छुपा न ले। इन हालात में लियोन का फोन ले जाना सही नहीं था। लियोन मेड को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस बात पर हैरान हो कि सलीना के आसपास के लोग भी उसकी तरह बेखौफ हैं, या फिर इस बात पर दुखी हो कि आउटसाइडर्स की नज़र में रिडल फैमिली की परवरिश कितनी नाकाम लगती है। आखिर सलीना और नवेया के साथ जो हुआ, उसके बाद कौन यकीन करेगा कि रिडल फैमिली हैटी के साथ अच्छा बर्ताव करती, खासकर तब जब हैटी पहले ही आधी मौत जैसी हालत में थी। लियोन की आंखें सख्त हो गईं। हटो रास्ते से, मेड डर गई। वह फोन बचाना चाहती थी, लेकिन लियोन के दबदबे के आगे आखिरकार हट गई। लियोन को जाते हुए देखते हुए उसने कहा, मिस्टर रिडल, अगर मिस हैटी के साथ कुछ हुआ, तो मैडम सलीना रिडल फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी। लियोन के कदम पल भर को रुके, फिर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। दरवाजे के बाहर डैफ्नी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। एंडरसन फैमिली के लोग उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लियोन अंदर बहुत देर से था और कोई खबर नहीं थी। डैफ्नी घबराई हुई थी और जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह पूरे समय बाहर घबराई हुई इंतजार करती रही। जैसे ही लियोन बाहर आया, डैफ्नी जल्दी से उसके पास पहुंची। लियोन, हैटी कैसी है? लियोन ने उस चिंतित बूढ़ी औरत को देखा। अगर नवेया और सलीना की दो जानें जा चुकी न होती, तो शायद सिर्फ डैफ्नी के इस हाव भाव को देखकर कोई भी यह यकीन न करता कि वह इतनी बेरहम भी हो सकती है। लियोन की नज़र पड़ते ही डैफ्नी का दिल कांप उठा। कांपती आवाज में उसने पूछा, हैटी कैसी है? लियोन, प्लीज मुझे बताओ। लियोन ने नज़रें झुका लीं। ग्रैंडमा, ये सब आप किसके लिए कर रही हैं? डैफ्नी का दिल और कस गया। तुम क्या कह रहे हो, लियोन? इसका क्या मतलब है? लियोन की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आंट नवेया आपकी अपनी बेटी थी।
और जब सालों बाद वह वापस मिली, तो क्या आपको उसे 2 गुना प्यार नहीं देना चाहिए था? लेकिन आपने और ग्रैंपा ने क्या किया? सिर्फ कियरा के लिए, आपने नवेया को नज़रअंदाज किया, उसे चोट पहुंचाई, उसे छोड़ दिया, और आखिरकार उसकी मौत की वजह भी बन गए। और कियरा की बेटी के लिए, आप दोनों इतने सालों तक इतने निर्दयी कैसे रह सकते थे? अगर रिडल फैमिली ने इन सालों में सेलिना पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता, तो वह बेचारी लड़की इतनी तकलीफों से क्यों गुजरती और इतनी कम उम्र में क्यों मरती? डैफ्नी का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया, उसके होंठ तक कांपने लगे। लेकिन लियोन के ठंडे सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आपको पता था कि आंट नवेया की मौत अंकल से जुड़ी हुई थी, फिर भी आपने हैटी के साथ इतनी बेरहमी क्यों की? नवेया और सेलिना आपके पास नहीं पली, आपको वे पसंद नहीं थी, लेकिन हैटी तो आपके सामने बड़ी हुई है। फिर आप उसे पागल होने तक कैसे धकेल सकती थी? वह सिर्फ 13 साल की है। लियोन ने गहरी सांस ली। शायद वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस शाही परिवार के युवक को इस पल अपने शिष्टाचार की भी परवाह नहीं रही। आखिर कियरा और पेनेलोपी, उन 2 बिचेस ने ऐसा क्या किया कि आप और ग्रैंपा उनकी कामयाबी और दौलत के लिए रिडल फैमिली की हर बेटी की कुर्बानी देने को तैयार हो गए? यह आखिरी सवाल ठंडी छुरी की तरह सीधे डैफ्नी के सबसे कमजोर हिस्से में जा लगा। डैफ्नी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। अगर नौकरों ने उसे समय पर न संभाला होता, तो वह जमीन पर गिर ही जाती। उसने अपनी बूढ़ी, धुंधली आंखें फैला दी और पूरे शरीर से कांपते हुए लियोन को देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे प्यारा पोता एक दिन इतने ठंडे अंदाज में उससे सवाल करेगा। दिल पर गहरी चोट लगते ही डैफ्नी फूट पड़ी। मैं क्या करती? मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, लेकिन कियरा वह बच्ची है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है। नवेया का नाम लेते ही डैफ्नी जोर जोर से रोने लगी। मैं नवेया से भी गलती सुधारना चाहती थी, लेकिन वह और कियरा कभी साथ नहीं रही। सिर्फ कैलम के लिए ही सही, दोनों आग और पानी जैसी थीं। कियरा बचपन से कैलम को पसंद करती थी। 10 साल से ज्यादा समय तक वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अपनी जिंदगी के पहले 20 साल उसने उसी से शादी करने का सपना देखा। लेकिन जैसे ही नवेया रिडल फैमिली में लौटी, कैलम ने कियरा को देखना तक छोड़ दिया और इतना बेरहम हो गया कि उसने कियरा को पूरी तरह तोड़ दिया। कियरा जब पागल सी हो गई, उसने कैलम को मैसेज किया। बस यही उम्मीद थी कि वह आकर उसे देख ले, लेकिन उसने ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। कियरा का दिल टूट गया और उसने बाथरूम में अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती, तो वह सच में मर चुकी होती। अगर कैलम और नवेया इतने निर्दयी न होते, तो कियरा इस हद तक क्यों जाती? वह क्यों मरती? डैफ्नी यह नहीं देख पाई कि लियोन की आंखें और ठंडी होती जा रही थीं। वह चीखती रही, और हैटी की बात करें, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी ही पोती को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? लेकिन हंटर मेरा बेटा है। मैं क्या करती? क्या मैं हैटी को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज देती? क्या मैं उसे पुलिस में रिपोर्ट करने देती, बात को बड़ा बनाती और उसके पिता को जेल भिजवाती? डैफ्नी दर्द से रो पड़ी। मुझे कभी नहीं लगा था कि हैटी अंदर से बीमार हो जाएगी। लियोन उस टूटी हुई बूढ़ी औरत को देखता रहा, लेकिन उसकी सफाई में एक भी शब्द सेलिना के लिए नहीं था। लियोन को अचानक नवेया द्वारा छोड़ी गई उस लड़की की याद आए और उसके दिल में गहरी उदासी और थकान भर गई। उसने अचानक अपने सारे जज्बात काबू में कर लिए। अब वह डैफ्नी को समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था, अगर लेडी नवेया की मौत भी डैफ्नी के दिल में पछतावा नहीं जगा सकी, तो कोई भी बात बेकार है। कियरा और नवेया के मामले में डैफ्नी कभी खुद को गलत नहीं मानेगी।
लियोन मुड़ा और चला गया। डैफ्नी ने उसे जाते देखा और घबरा गई। लियोन लियोन ने कुछ नहीं कहा, कार में बैठा और चला गया। डैफ्नी और ज्यादा घबरा गई। उसने पास खड़े नौकर का हाथ पकड़ लिया। कांपते होठों से बोली, लियोन का क्या मतलब था? उसने मुझे नहीं बताया कि हैटी कैसी है। पीछे खड़े रिडल फैमिली के नौकरों की आंखों में अनजाने ही नफरत और तिरस्कार झलक आया। वह खुद मान चुकी थी कि उसने मिस हैटी को छोड़ दिया है। फिर कौन उसे हैटी की हालत बताए? दो बाहरी लोगों के लिए अपनी बेटी और पोती के साथ इतनी बेरहमी, वाकई कितनी अजीब औरत है। 4 घंटे बाद कैलम गाड़ी चलाकर सलीना को वापस विला ले आया। नौकर जल्दी से आगे आए। मैडम सलीना। रास्ते में सलीना को विला में हुई हर बात पता चल चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और सीधे ऊपर हैटी के कमरे में चली गई। सलीना ने बिस्तर पर लेटी उस बच्ची को देखा और पास आकर उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। हैटी ने जानी पहचानी खुशबू महसूस की, आंखें खोली और जबरदस्ती मुस्कुराई। सलीना, तुम वापस आ गई। सलीना ने उसकी सूनी आंखों को देखा और नरमी से कहा, डॉक्टर ने कहा है, इस बार तुम खुद जागी हो। हैटी की पलकें कांपी। वह सलीना के कंधे से लग गई। उसकी आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। सलीना, मैं बस बहुत थक गई हूँ। सोकर उठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सलीना ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। मुझे भरोसा है तुम जल्दी जागोगी। सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हैटी उसके कंधे से सट गई, आंखें बंद कर लीं। उसका सफ़ेद चेहरा किसी बेजान गुड़िया जैसा लग रहा था। सलीना ने खिड़की के बाहर चमकते सूरज की ओर देखा। उसकी काली आंखों में धीरे धीरे गहरी उदासी उतर आई। नीचे विला की लॉबी में पैट्रिक खिड़की के पास खड़ा था और नौकरानी से पूरी घटना सुन रहा था। उसे एयरपोर्ट पर सलीना को रिसीव करते वक्त उसकी आंखों में जमी बर्फ सी ठंडक याद आ गई और उसका दिल भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। नौकरानी के बोलना खत्म करने के बाद पैट्रिक काफी देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ है? उसने सलीना को क्रीफिया में छोड़ा था और मन में तसल्ली थी, क्योंकि ऑस्वाल्डो उसके साथ था। लेकिन क्रीफिया में इतना बड़ा हादसा हो गया और ऑस्वाल्डो कहीं भी नजर नहीं आया। नौकरानी की आवाज भर्रा गई। उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। पैट्रिक ने मुड़कर लेया की तरफ देखा। लेया हमेशा सलीना के साथ रहती थी, लेकिन इस बार उसे भी सच में नहीं पता था कि ऑस्वाल्डो कहाँ गया। टर्नर फैमिली को नाराज न करने के डर से ले ने संभल कर कहा, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक हैं और मैडम सलीना को छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जाने से पहले उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन लोगों को मैडम सलीना की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया है। मैडम सलीना को कोई खतरा नहीं होगा। पैट्रिक ने नजरें हटा लीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, जब मिस रिडल होश में आ जाए, सलीना को टर्नर फैमिली के पास वापस भेज देना। लेया ने चिंता से ऊपर की ओर देखा और सिर हिला दिया। ओके। वे लोग इंतजार करते रहे। शाम हो गई, लेकिन हैटी को अब तक होश नहीं आया। सलीना भी कमरे से बाहर नहीं निकली। छोटी सी विला की लॉबी में हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब लेया क्रीफिया में थी, उसने ऑस्वाल्डो को मैसेज भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फोन पकड़े हुए थी, गोद में रखे प्लश टॉय को बार बार मसल रही थी। उसका चेहरा उदास और चिड़चिड़ा था। क्रीफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की घटना एक ही दिन में पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन सलीना के बॉडीगार्ड्स और मौके पर मौजूद पुलिस की वजह से कुछ लोगों के डर जाने के अलावा कोई हताहत नहीं हुआ। ये बदकिस्मती में एक किस्म की किस्मत थी। इतने घिनौने हादसे के बाद लिया और क्लार्क, जो इसके जिम्मेदार थे, सबके गुस्से का निशाना बन गए। क्लार्क गिरफ्तार हो गया,
जबकि लिया अफरातफरी का फायदा उठाकर भाग निकली। जैसे ही पुलिस ने ये खबर जारी की, लगभग पूरा क्रीफिया लिया को ढूंढने में लग गया। हर कोई चाहता था कि उस औरत को, जो बुराई से भरी हुई थी, जेल भेजा जाए। लिया के पति होने के नाते डोमिनिक को भी पुलिस की पूछताछ और निगरानी में रखा गया। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कुछ ही देर में बाहर पूरी तरह काली रात छा गई। शोर शराबे से भरे दिन के बाद क्रीफिया धीरे धीरे शांत हो गया। बसंत की शुरुआत की हवा में अभी भी सर्दी की आखिरी ठंड थी। हवा खिड़की से अंदर आई और डोमिनिक सिहर उठा। उसने ऊपर देखा, खिड़की के बाहर काली रात फैली हुई थी। स्पष्ट था, बारिश होने वाली थी। डोमिनिक के दिमाग में सलीना का ख्याल आया, जो राजधानी लौट चुकी थी, और लिया, जो लापता थी। उसके दिल में एक अजीब सी ठंड उतर गई। वह खिड़की बंद करने गया और एंजी को देखने जाने ही वाला था। एंजी अपने पैरों से अपंग हो चुकी थी और मानसिक रूप से भी अस्थिर थी। खासकर हवा और बारिश वाले दिनों में वह और भी बेकाबू हो जाती थी। जैसे ही डोमिनिक मुड़ा, उसने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा और चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिया कब पीछे आ गई, उसे पता ही नहीं चला। डोमिनिक की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आए और डोमिनिक की बांह पकड़ ली, जैसे डूबते इंसान को आखिरी सहारा मिल गया हो। डोमिनिक, मुझे बचा लो, प्लीज़, मुझे बचा लो। पिछले 20 सालों के सारे गंदे राज सलीना ने उजागर कर दिए थे। और ऊपर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लार्क के साथ मिलकर उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया था जिसका अंजाम कानून की सजा ही था। और सलीना, लेडी नवे की मौत की सच्चाई सामने आने के बाद, और हैटी के साथ जो कुछ लिया ने किया था, उसके बाद सलीना उससे ज़रा भी रहम नहीं करने वाली थी। लिया जानती थी अगर वह पकड़ी गई और जेल गई, तो उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। डोमिनिक ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। लिया ने जो कुछ भी किया था, वह हर हद पार कर चुका था। इस मोड़ पर उसे कोई नहीं बचा सकता था। लिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह डर से बुरी तरह रोने लगी। उसने डोमिनिक का हाथ पकड़ा और उसे अपने पेट पर रख दिया। टूटी हुई आवाज़ में बोली, डोमिनिक, हमारे बच्चे के लिए प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जब वह पैदा होगा तो तुम्हें डैडी और मुझे मॉमी बुलाएगा। प्लीज़, हमारे बच्चे के लिए मुझे बचा लो। डोमिनिक की नज़र अनजाने में लिया के उभरे हुए पेट पर चली गई। 3-4 महीनों में ये बच्चा दुनिया में आने वाला था, लेकिन माँ की बुराई की वजह से अब कोई भी उसके जन्म का इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? डोमिनिक ने दांत भींचते हुए कहा। लिया, अगर सच में तुम माँ बनना चाहती, तो ये सारे जघन्य काम कभी नहीं करती। उसने कुछ अफसोस के साथ लिया को देखा। तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करती। तुमने बस सलीना की नरमी का फ़ायदा उठाने और उससे बचने के लिए प्रेगनेंसी का सहारा लिया है। तुम जैसी माँ के साथ ये बच्चा सबसे बदकिस्मत है। लिया का रोता हुआ चेहरा अचानक जम गया। शायद डोमिनिक ने उसके दिल की बात कह दी थी, या शायद कोई और वजह थी, लेकिन वह और रो नहीं पाई। एल्बर्टो और मिसेस रिडल मर चुके थे। क्लार्क पकड़ा जा चुका था। दूसरी तरफ का कोई भी अब उसकी परवाह करने वाला नहीं था। पूरा क्रीफिया उसकी सज़ा चाहता था। इस हालात में डोमिनिक के अलावा लिया के पास जाने को कोई जगह नहीं थी। उसने डोमिनिक की बात सुनी और उसकी आवाज़ में उदासी झलक आई। डोमिनिक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। क्या तुम सच में मुझे नहीं बचाओगे? डोमिनिक ने नज़रें फेर लीं। ये सब तुमने खुद किया है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लिया, इस बच्चे की खातिर मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगा। जाओ। लिया ने डोमिनिक को घूर कर देखा।
उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। तुम। अचानक डोमिनिक को कुछ याद आया। वह मुड़ा, मेज के पास गया, दराज खोली और एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर लिया की तरफ बढ़ा दिया। लिया ने लाल रंग के उस सर्टिफिकेट को देखा और फिर से सन रह गई। उसके दिल में एक ख्याल उठा, लेकिन वह उस पर यकीन नहीं कर पाई। उसने आंखें उठाईं, डोमिनिक को घूरते हुए कांपती आवाज में पूछा, डोमिनिक, तुम क्या कर रहे हो? डोमिनिक ने ठंडेपन से कहा, तलाक ले रहा हूँ। लिया पूरी तरह जड़ हो गई। एक चांदी जैसी बिजली काली रात को चीरती हुई खिड़की के बाहर चमकी और पल भर के लिए अंधेरा दिन की तरह उजला हो गया। उसी पल लिया ने डोमिनिक का चेहरा साफ देखा, ठंडा, नफरत से भरा, निराश और पूरी तरह बेपरवाह। उसके चेहरे का भाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब होता था जब वह सेलिना से नफरत करता था। इतना ठंडा, इतना बेरहम कि डर लगने लगे। लिया की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। यही वो आदमी था जिसे उसने सेलिना से हर कीमत पर छीना था, एक नहीं, पूरे 10 साल से ज्यादा लगाकर। लिया को अपने टीचर की कही बातें याद आ गईं। उस अफसोस से भरी शादी के बाद डोमिनिक का सेलिना के प्रति अचानक बदला हुआ रवैया सिर्फ इसलिए था क्योंकि सेलिना के पास रिडल्स में 20% हिस्सेदारी थी। और ये इतना बड़ा खतरा डोमिनिक ने उससे, लिया को, कभी बताया ही नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक इस आदमी ने उसे आग पर भूनते रखा। उसने लिया को इतने सालों तक बर्दाश्त किया, किसी तथाकथित पसंद की वजह से नहीं। वो बस उसे रिडल्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। डोमिनिक ने कभी उससे प्यार नहीं किया और न ही सेलिना से। उसे सिर्फ खुद से प्यार था। 10 साल से ज्यादा की साजिशें, लड़ाइयाँ, छीना झपटी और आखिर में उसने जो छीना वो इतना घिनौना निकला। लिया को सेलिना का मौजूदा बॉयफ्रेंड याद आ गया। जिस तरह वो सेलिना को देखता था, नरमी से, पूरी एकाग्रता के साथ, जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। यहाँ तक कि जब वो सेलिना का नाम लेता था, उसकी आवाज में दिल की हल्की सी धड़कन तक महसूस होती थी। जिसने भी उसे सेलिना को देखते हुए देखा हो, वो उसके प्यार और दीवानगी पर कभी शक नहीं कर सकता था। अगर आज सबके द्वारा छोड़ी गई इंसान सेलिना होती, तो वो आदमी कभी उसे ठुकराता नहीं और न ही इतना बेरहम होता कि उसे मौत की तरफ धकेल देता। आखिरकार उसने तो सेलिना से तब प्यार किया था जब पूरी दुनिया उससे नफरत कर रही थी। लिया ने सेलिना के हाथों से कूड़े का एक टुकड़ा छीना, लेकिन बदले में उसे उस आदमी तक पहुंचा दिया जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता था? लिया जोर जोर से हंस पड़ी। हा हा हा, उसकी हंसी अंधेरी, बारिश से भीगी रात को चीरती हुई गूंज उठी, इतनी तेज और डरावनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। डोमिनिक ने उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखा और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। वो घबराकर एक कदम पीछे हटा और नफरत से चिल्लाया, बस करो ये पागलपन, अगर अभी नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लिया ने अपने दर्द से तड़पते पेट को पकड़ा और सीधी खड़ी हो गई, अब भी पागलों की तरह हंसते हुए। उसने डोमिनिक की ओर देखा। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन अजीब सी डरावनी भी। डोमिनिक, क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकते हो, प्लीज? डोमिनिक ने भौहें चढ़ाईं, बेताबी से बोला, तुम क्या करना चाहती हो? लिया ने धीरे से अपने पेट पर हाथ फेरा और एक ऐसी मुस्कान जबरदस्ती ओढ़ ली जो आंसुओं से भी बदसूरत थी। मैं मरने वाली हूँ, मरने से पहले तुम मुझे और हमारे बच्चे को थोड़ा सा भी अपनापन नहीं दोगे? डोमिनिक की नजर उसके पेट पर पड़ी और उसका दिल कांप उठा। आखिरकार वो उसके ही खून का बच्चा था। आखिर में डोमिनिक आगे बढ़ा, अपने हाथ उठाए और लिया के ठंडे शरीर को गले लगा लिया।
खुद को पुलिस के हवाले कर दो। सलीना इतनी बेरहम नहीं है। अगर तुम अब और हंगामा नहीं करोगी तो शायद वो तुम्हें बच्चा पैदा करने का मौका दे दे। लिया उसके कंधे से लगी हुई खिड़की के बाहर उस अंधेरी तूफानी रात को देख रही थी। आसमान में रोशनी की एक भी लकीर नहीं थी। मूसलाधार बारिश लगातार गिर रही थी। डोमिनिक की नर्म आवाज सुनते हुए उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ओके डोमिनिक, इस बार मैं तुम्हारी सुनूंगी। डोमिनिक ने राहत की सांस ली। जो भी हो, लिया के पेट में पल रहा बच्चा उसका था। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए। तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। उसकी आवाज अचानक रुक गई। तेज दर्द ने डोमिनिक के पेट को चीर दिया। एक पल में उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। यकीन न करते हुए उसने नीचे देखा। एक ठंडा फल वाला चाकू उसके पेट में धंसा हुआ था। चाकू का हैंडल लिया के हाथ में था। डोमिनिक की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो इंस्टिंक्टिवली लिया को धकेलना चाहता था। लेकिन लिया ने उसे कसकर पकड़ लिया और हाथ में पकड़ा चाकू पूरी ताकत से आगे घोंप दिया। लाल आंखों से वो डोमिनिक के पीले तड़पते चेहरे को घूरते हुए बोली, इस दुनिया में मैं ही हमेशा दूसरों को धोखा देती आई हूँ। मुझे कोई धोखा दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोमिनिक का लंबा शरीर झटके से कांपा। उसने लिया के कपड़े पकड़ लिए मानो उसे गला घोंटना चाहता हो। लिया ने चाकू जोर से बाहर खींच लिया। डोमिनिक के घुटने जवाब दे गए। उसका भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। चमकीला लाल खून चारों तरफ फैल गया। लिया ने जमीन पर पड़े उस आदमी को बिना किसी भाव के देखा। जो मुझे नहीं मिल सकता, उसे मैं सलीना को देने से बेहतर खत्म कर दूंगी। डोमिनिक की आंखों में नफरत भर गई। वो लिया को घूरता रहा। लिया ने पलटकर मेज पर रखा फोन उठाया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर जमीन पर बिखरे खून पर कदम रखते हुए खून से सना चाकू हाथ में लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डोमिनिक ने उस दिशा में देखा जहां वो जा रही थी। मिसेस वॉल्सन और उनके पति बाहर गए हुए थे। उस कमरे में इस वक्त सिर्फ एंजी थी, जो लकवाग्रस्त होकर बिस्तर से लगी हुई थी। पिछले कई महीनों से एंजी हर दिन बेरहमी से लिया को मारती पीटती और जुल्म करती आ रही थी। डर और निराशा डोमिनिक के दिमाग में बिजली की तरह कौंस गई। उसका शरीर रेंग गया और वो जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक शांत बारिश भरी रात में एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि वो बारिश को चीरती हुई डोमिनिक के कानों में फट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असहनीय यातना झेल रहा हो। डोमिनिक किसी तरह दरवाजे तक रेंग पाया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था, हाथ गंदी जमीन को कसकर पकड़े हुए और आंखों में दिल चीर देने वाली नफरत। वो जमीन पर घिसकते हुए भरी आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहा था, गुस्से से चीख रहा था। लेकिन ऐसी तूफानी रात में कोई उसकी बेबसी और गुस्से को सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद लिया एंजी के कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में पकड़ा चाकू लाल खून टपकाता जा रहा था। डोमिनिक की आंखें खून से भर गईं। वो लिया को ऐसे घूर रहा था मानो उसे चीर डालना चाहता हो, लेकिन लिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जैसा सलीना ने कहा था, अगर पहले वाली सलीना ने डोमिनिक से प्यार नहीं किया, तो फिर डोमिनिक लिया के लिए क्या था। लिया किचन में गई और डोमिनिक की जलती हुई निगाहों के सामने उसने पूरे वीरान घर में कई ड्रम तेल के उंडेल दिए। फिर बिना एक पल सोचे जलता हुआ लाइट नीचे फेंक दिया। लगभग उसी पल पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। ऊंची ऊंची लपटों के बीच लिया बाहर खड़ी रही, डोमिनिक को आग में धीरे धीरे घिरते हुए देखती रही।
उसकी आंखों में डर और निराशा साफ थी, लेकिन लिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे मरना भी पड़े, तो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर, बिना जरा भी दया दिखाए, वो मुड़ी और अंधेरी बारिश में गुम हो गई। कैपिटल। लेया ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांका। सलीना बिस्तर के पास बैठी थी, हैटी को अपनी बाहों में थामे हुए। अगर कोई और समय होता, तो एक जैसी शक्लों वाली इन दोनों का यूं एक दूसरे से लिपटा होना बहुत सुकून देने वाला और गर्मजोशी से भरा दृश्य होता। लेकिन इस वक्त सलीना और हैटी दोनों के चेहरे इतने ज्यादा पीले थे कि उन्हें देखकर दिल टूट जाए। लेया चुपचाप सलीना के पीछे आए और धीमी आवाज में बोली, मैडम सलीना, आपको अब जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। सलीना सुबह क्रीफिया से लौटने के बाद से लगातार हैटी के पास ही बैठी थी। एक पल के लिए भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसकी अपनी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। अगर वो इसी तरह खुद को थकाती रही, तो बीमार पड़ सकती थी। सलीना की गहरी आंखें हल्के से हिलीं, मानो किसी भावनात्मक दलदल से वो आखिरकार बाहर आए हो। उसने सिर झुकाया और हैटी को देखा, जो उसकी बाहों में आंखें बंद किए चुपचाप सिमटी हुई थी। कुछ पलों बाद सलीना ने धीमे से कहा, आओ, मेरी मदद करो। लेया एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत आगे बढ़ी और हैटी को सलीना की बाहों से लेकर उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। सलीना ने अपने सुन्न पड़ चुके हाथ पैरों को हिलाया, जब तक उनमें फिर से जान न आ गई। फिर वो हैटी के पास से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद ही लेया ने हिम्मत करके पूछा, मैडम सलीना, मिस हैटी। सलीना सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, वो ठीक हो जाएगी। लेया ने पलकें झपकाईं, लेकिन मिस हैटी की हालत तो पहले से ज्यादा गंभीर लग रही है। पिछली बारों में हैटी कम से कम होश में तो रहती थी, लेकिन इस बार सिर्फ नौकरानी के हालात बताने भर से ही लेया का दिल कांप उठा। सलीना बाथरूम में गई, हाथ धोए, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, हैटी एक मजबूत और अच्छी बच्ची है। इस बार के बाद वो उसकी मानसिक बीमारी का इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाने या धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे बेरहम सच वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब उस बच्चे को डराने के लिए क्या बचा था? उसने लिया को खत्म कर दिया था, और वही औरत हैटी को भी पूरी तरह तोड़ देना चाहती थी। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि हैटी न सिर्फ मरेगी नहीं, बल्कि अपनी बीमारी की जड़ से ही जाग उठेगी। इसका मतलब था वो अब अपनी मां की मौत की सच्चाई का सामना करने लगी थी। उसे दर्द होगा, डर लगेगा, निराशा भी आएगी, लेकिन वो अब कभी भागेगी नहीं। सलीना की मुड़ी हुई पलकों में हल्का सा कंपन हुआ। उसने सिर झुकाया और सूप का एक घूंट लिया। लेया सलीना की ठंडी, शांत प्रोफाइल को देखती रही। वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। सलीना ने एक कटोरा सूप खत्म किया, नैपकिन से हाथ पोंछे और बस इतना कहा, आज रात क्रीफिया पर नजर रखना। इतना कहकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। डोमिनिक जमीन पर पड़ा था, आसपास की हर चीज को निगलती हुई आग को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी और एंजी की तरफ बढ़ रही थी। मौत के आने का एहसास खुद मौत से कहीं ज्यादा डरावना होता है, और ऊपर से इतनी बेरहम मौत। डोमिनिक जमीन पर पड़ा रहा और पहली बार अपने दिल में इतनी गहरी नफरत और पछतावा महसूस किया। अगर उसने लिया को उकसाया न होता, तो सलीना उससे नफरत न करती और उसे पूरी तरह छोड़कर न जाती। वो एक अमीर, ताकतवर नौजवान से एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जिसके पास अब कुछ भी नहीं था, और आखिर में जिंदा जलकर मरने की किस्मत।
आग उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने डर के मारे देखा कि कैसे लपटें उसके हाथों को निगल रही थीं, उन्हें पहचान से बाहर जला रही थीं। असहनीय दर्द से वो चीख उठा। उसी वक्त उसे एंजी की भी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी, निराशा और तकलीफ से भरी हुई। डोमिनिक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो रो रहा था। उसे यकीन हो गया था कि वो और एंजी दोनों आग में मरने वाले हैं। लेकिन तभी बाहर से कुछ लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर अंदर घुस आए और पागलों की तरह आग पर स्प्रे करने लगे। कोई डोमिनिक के पास आया, उसे जमीन से उठाया और घसीटते हुए बाहर ले गया। दूसरा इंसान एंजी के कमरे में घुसा और वहां से एक खून से लथपथ शरीर बाहर निकाला। जब डोमिनिक ने एंजी को देखा तो उसका दिल दहल गया। उसका चेहरा, हाथ, शरीर, हर जगह गहरे जख्म थे। वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। डोमिनिक साफ कल्पना कर सकता था कि लिया ने कैसे चाकू से एक एक करके वो भयानक जख्म दिए होंगे। कोई हैरानी नहीं कि उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं। रेस्क्यूअर्स ने वॉल्सन भाई बहन को दरवाजे के पास छोड़ा और आसपास खड़े हो गए। डोमिनिक ने ये देखने की भी फुर्सत नहीं ली कि उन्हें बचाने वाला कौन था। वो तुरंत एंजी को पुकार उठा, एंजी, लेकिन एंजी पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। नहीं, नहीं, मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। डोमिनिक ने अपनी ही तकलीफ और डर को नज़रअंदाज करते हुए उसे संभालने की कोशिश की। एंजी, मेरी तरफ देखो, वो बोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एंजी एक तीखी चीख मार पड़ी। नहीं, मेरी जबान मत काटो, मैं वादा करती हूँ, अब अच्छे से बोलूंगी। मेरा हाथ मत काटो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, नहीं सताऊंगी। डोमिनिक देखता रह गया। एंजी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। इसके अलावा वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। अपनी बहन को इस तरह पूरी तरह टूट चुका देखकर डोमिनिक जमीन पर ढह गया। उसी पल दरवाजे के बाहर खड़ी कार गार्ड्स ने खोली। एक शख्स कार से बाहर निकला और धीरे धीरे वॉल्सन भाई बहन की तरफ बढ़ा। डोमिनिक ने हलचल सुनी, अपने जज्बातों को दबाया और धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े उस इंसान को देखा जो ऊपर से उन्हें देख रहा था, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अविश्वास से उसके मुंह से निकल पड़ा, ये तुम कैसे हो सकते हो? मीलों तक बारिश ही बारिश थी, कानों को फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट, मानो इंसान के दिल दिमाग को चीर रही हो। वो अंधेरी, बारिश से भरी रात में भाग रही थी। उसकी टांगों के बीच से ताज़ा लाल खून लगातार टपक रहा था। उसके कानों में अब भी एक नवजात की कमजोर और दर्द भरी रुलाई गूंज रही थी। अचानक उसने सिर उठाया और एक करुण चीख निकाली। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। गंदी बारिश का पानी उसके पूरे शरीर को भिगो चुका था। कपड़ों पर लगे खून के साथ मिलकर उसकी हालत बयान से बाहर थी। बहुत ठंड थी, बहुत अंधेरा था, मानो पूरी दुनिया में बस वही अकेली बची हो। कोई उसकी परवाह नहीं करेगा, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वो चाहे जो कर ले, न भाग सकती थी, न छिप सकती थी। मौत के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो औरत बारिश में पड़ी रही, उसके पीले चेहरे से आंसू बहते रहे। अचानक वो चिल्लाए, मॉम! लेकिन अफसोस, वो चाहे जितना रोई, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इंसान बिना शर्त उसकी रक्षा करता, वो अब कभी वापस नहीं आने वाला था। मीलों तक फैली दुनिया मानो उसकी चीखों से गूंज रही थी। तभी उसके सिर के ऊपर एक छाता आकर रुका। लिया ने देखा, पहले ऊंची हील्स वाले जूते, फिर पतली सीधी टांगें,
उसकी नज़र मानो जादू में बंधी हुई ऊपर की ओर बढ़ती गई, और फिर एक अजनबी लेकिन बेहद सौम्य चेहरा। लिया उस चेहरे को घूरती रही। अचानक उसकी आंखों से आंसू फिसल पड़े। वो रेंगती हुई आगे बढ़ी और सामने वाले की स्कर्ट पकड़ ली। टीचर, मुझे बचा लीजिए। डोमिनिक ने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। खाली नजरों से वो चेहरा उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसी चेहरे में कुछ ऐसा अनजान था कि उसका दिल कांप उठा। ठंडी और तूफानी रात में उसके सामने खड़ा आदमी काला छाता थामे हुए था। उसका दुबला पतला शरीर अब बचपन से बाहर निकल चुका था और उसमें एक मर्द की सख्त परछाई झलक रही थी। पूरा काला पहनावा, पीली और उदास आंखें। डोमिनिक और एंजी को ऊपर से देखते हुए उसकी नज़र इतनी ठंडी और बेरहम थी कि रूह तक जम जाए। सन रह गया डोमिनिक, मुश्किल से उसका नाम निकाल पाया। टैलन। टैलन ने नीचे देखते हुए बिल्कुल बेजान लहजे में कहा, अब पछतावा हो रहा है। डोमिनिक की आंखें फैल गईं। तुम ऐसे कैसे ऐसे बन गए? डोमिनिक और टैलन दोनों ही वॉल्सन परिवार के यंग मास्टर्स थे, लेकिन जहां डोमिनिक सबसे बड़ा पोता था, माँ बाप दोनों के साथ बचपन से ही तारीफों और रुतबे में पला था, वहीं टैलन, जिसके पास न माँ थी न पिता, ऐसे परिवार में उसका जीवन अपने आप ही कहीं ज्यादा मुश्किल था। डोमिनिक ने भले कभी ज्यादा ध्यान न दिया हो, लेकिन वो जानता था कि टैलन किस तरह का इंसान था। मगर इस वक्त उसके सामने खड़ा टैलन, उसी चेहरे के साथ, लेकिन आंखों के बीच एक दबा दबा खूनी साया, जिसे देख डोमिनिक के रोंगटे खड़े हो गए। टैलन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने बगल में पड़ी, पहचान से बाहर हो चुकी एंजी की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, अगर इंसानों की तरह बोलना पहले सीख लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। टैलन की ठंडी नज़र से उत्तेजित होकर एंजी फिर से हिस्टीरिकल चीखने लगी। आई एम सॉरी, मैं फिर कभी बुरी नहीं बनूंगी। मैं गालियां नहीं दूंगी, मारूंगी नहीं। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो। एंजी की आवाज़ सुनकर डोमिनिक कांप उठा। उसने सिर घुमाया और उसके खून से सने हाल को देखा। दिल गहरे दुख से भर गया। हाँ, यही सच था। लिया को पागल बनाने की यादें अब भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं, और ये कितनी बेतुकी बात थी कि उसने और मिसेस वॉल्सन ने उससे कुछ भी नहीं सीखा। शादी के कागज के सहारे उन्होंने एक पागल हो चुकी एंजी को हर दिन लिया को सताने और पीटने दिया। वो भूल गए थे लिया सलीना नहीं थी, और एंजी जैसी जहरीली, चालाक और कुटिल औरत भला बदला दिल में रखे बिना कैसे रह सकती थी। या शायद अगर उन्होंने एंजी को पहले ही काबू में रखा होता, उसे इतना घमंडी, क्रूर, मूर्ख और अंधा न बनने दिया होता, तो क्या वो आज ऐसी भूत जैसी हालत में होती? डोमिनिक पछतावे से भर गया। उसने सिर उठाकर टैलन की तरफ देखा और टूटती आवाज में बोला, टैलन, एंजी को बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। एंजी को बचा लो। डोमिनिक को लगा था कि टैलन यहाँ उनके खून के रिश्ते की वजह से आया है उन्हें बचाने, लेकिन वो भूल गया था टैलन उसे और एंजी को किसी से भी ज्यादा नफरत करता था। टैलन ने ठंडेपन से होठों का कोना उठाया। मैं आगे कभी उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता। पिछले 10 सालों में जिस मुंह से एंजी ने इतनी जहरीली बातें बोली थीं, वो मुंह बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। डोमिनिक अभी इन शब्दों का मतलब समझ ही रहा था कि उसने देखा टैलन के पीछे से एक आदमी आगे बढ़ा और एंजी के पास पहुंचा। एंजी की दहशत भरी चीखों के बीच उस आदमी ने उसका ठोड़ी पकड़कर एक कटोरा दवा जबरदस्ती उसके गले में उड़ेल दिया। डोमिनिक का दिमाग सुन्न हो गया। रुको, टैलन, तुम क्या कर रहे हो?
खून से लथपथ शरीर के बावजूद डोमिनिक दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन टैलन ने उसे लात मारकर बारिश में फेंक दिया। डोमिनिक फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा एंजी उस आदमी की पकड़ में तड़प रही थी और उसके मुंह से बेबस गुस्से से भरी दहाड़ निकल गई। टैलन ने छाता फेंक दिया, आगे बढ़ा और डोमिनिक को कॉलर से पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। डोमिनिक के शरीर से बहता खून मानो बारिश को लाल कर रहा था। वो टैलन को घूरते हुए दांत पीसकर बोला, टैलन, भले ही मुझे घर से निकाल दिया गया हो, लेकिन मैं अब भी ग्रैंडफादर का सबसे बड़ा पोता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि ग्रैंडफादर तुम्हारी विरासत छीन लेंगे और तुम्हें भी वॉल्सन परिवार से बाहर कर देंगे? हमारे साथ इतना बेरहमी से पेश आने के लिए। टैलन ने ठंडी हंसी हंसी। डर तो लगता है। डोमिनिक ने राहत की सांस ली ही थी कि टैलन अचानक झुका और उसके कान में बर्फ जैसी ठंडी आवाज में फुसफुसाया, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में ही न हो तो। डोमिनिक का चेहरा एकदम जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये नामुमकिन है। ग्रैंडफादर नहीं जा सकते। मैंने उन्हें हाल ही में देखा था। वो बिल्कुल ठीक थे। सिरल ने सलीना के सामने वॉल्सन परिवार की मैं ब्रांच को बाहर जरूर निकाला था, लेकिन अंदर ही अंदर वो डोमिनिक के परिवार को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। डोमिनिक का लिया के साथ विला छोड़कर यहाँ रहना सलीना के प्रति अपराधबोध की वजह से नहीं था, बल्कि सिरल के इशारे पर था। इस वक्त वॉल्सन परिवार सबसे नाजुक मोड़ पर था। अगर सलीना को पता चल जाता कि उन्होंने वादा तोड़ा है, तो वो टैलन को दिए गए शेयर्स तुरंत वापस ले लेती। वॉल्सन परिवार को कैपिटल में पैर जमाने और आगे बढ़ने के लिए सलीना और टैलन के रिश्ते पर निर्भर रहना था। अगर भविष्य में परिवार फिर से फला फूला, तो शायद चारों को वापस लौटने का मौका मिल जाता, भले खुले तौर पर न सही, लेकिन सिरल की छाया में उनका जीवन कभी बुरा नहीं होता। इस वक्त वो स्लम्स में सिर्फ इसलिए रह रहे थे ताकि सलीना को दिखाया जा सके। इसलिए जब डोमिनिक ने टैलन से सुना कि सिरल चला गया है, तो उसे सिर्फ दुख ही नहीं हुआ, उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसका चेहरा बिगड़ गया। वो टैलन को घूरते हुए चिल्लाया, ग्रैंडफादर नहीं जा सकते। जब मैंने उन्हें देखा था, वो बिल्कुल हेल्दी थे। टैलन, तुमने ग्रैंडफादर के साथ क्या किया? तुम जानवर हो। ग्रैंडफादर ने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारी कितनी परवाह की। टैलन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने डोमिनिक को उठाया और गुस्से को बाहर निकालते हुए उस पर लगातार मुक्के बरसाए। मैं जानवर हूँ। तुम जैसे लोग जो इतने घिनौने काम करते हो, जिनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं बची, और फिर भी उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हारा बचाव करेगा। डोमिनिक जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून थूक दिया। एंजी ठंडी जमीन पर सिकुड़ गई, गला पकड़े हुए, लेकिन आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। टैलन की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने डोमिनिक को फिर से उठाया और उसकी अंधेरी डरावनी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम जैसे बेशर्म अनैतिक जानवर इतने भयानक गुनाह करने के बाद भी उसके खून और आंसुओं को कुचलकर ऊपर उठने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पूरे वॉल्सन परिवार के बिखर जाने के बाद और उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिए जाने के बाद टैलन को लगा था कि उसने सलीना का बदला ले लिया है। जिसने उसे मारा था, उसे उसकी सजा मिल चुकी थी। इसलिए उसने डोमिनिक और वॉल्सन परिवार के लिए अपनी नफरत दबा ली, सलीना के प्रस्ताव को स्वीकार किया और वॉल्सन परिवार का बन गया।